नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और खास तौर से वो सब लोग जो कि हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं और हमारे एनालिटिक्स भी बताते हैं कि लगभग 70% हमारे दर्शक वो हैं जो बड़े शौक से हमारे प्रोग्राम्स तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं आज के हम टॉपिक पर कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से इजराइल मॉडल लागू किया गया है। जो हमारे दर्शक इजराइल की पृष्ठभूमि से वाकिफ हैं वो तो जानते हैं कि वहां पर जूस स्टेट है, लेकिन उसके अंदर जो पैलेस्टाइंस हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, वो गाजा पट्टी का एक अलग इलाका है जहां पर वो रहते हैं। हालांकि उनके हालात वहां पर बहुत बुरे हैं, लेकिन वहां पर जो धार्मिक डिवीजन है वो बहुत क्लियर है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जूस और जो मुस्लिम्स हैं एक साथ भी रहते हैं, लेकिन अधिकतर जगह ऐसी हैं जहां पर ये दोनों कम्युनिटीज अलग अलग रहती हैं। इसलिए वहां के इलेक्शंस और बाकी चीजें भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। वहां पर अभी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी हुए जिसकी वजह से काफी परेशानियां देखी जा रही हैं। लेकिन वहां पर एक मॉडल जो है वो है रिलीजियस सेग्रीगेशन का, जो कि इजराइल में अक्सर देखने को मिलता है, जूस एंड मुस्लिम्स का। इसलिए अक्सर आप पाएंगे कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं और बमबारी भी होती रहती है, और एक किस्म से पूरा इजराइल और पैलेस्टाइन एक शांति प्रिय जगह नहीं है, अशांति प्रिय जगह है। और हर व्यक्ति सोचता है कि अगर मुझे यहां से निकलने का मौका मिल जाए तो मैं इसको छोड़कर चला जाऊं। कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जहां अशांति हो और लोग रहना चाहते हो। भारत में यही इजराइल का मॉडल अब पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है, जहां पर कम्युनिटीज के अंदर एक जो टेरिटोरियल जो डिवाइड हैं या जिनके खासतौर से सोशल डिवाइड्स हैं अब बहुत ज्यादा गहरे होते चले जा रहे हैं। काफी दशक पहले गुजरात में जिसकी एक शुरुआत हुई थी, जहां पर सड़क के एक पार मुस्लिम कॉलोनी दूसरी तरफ हिंदू कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये इस रूप में बदल गए कि जहां पर देखा जाए तो अब हिंदू जो बिल्डर्स हैं जो अपने बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर कोई भी मुसलमान फ्लैट या दुकान नहीं लेता है, और जो मुस्लिम एरियाज हैं वहां पर कोई भी हिंदू अपनी दुकान या मकान कोई ऐसी चीज कारोबार नहीं चलाता है। एक किस्म से हमने गेटवाइजेशन को बढ़ावा दिया। हिंदू मुस्लिम का ये आपका सेग्रीगेशन जो था हिंदुओं के अंदर भी और ज्यादा तीव्र हुआ और जैन्स के बीच में तीव्र हुआ। जहां जैन्स की जो बिल्डिंग थी वो नॉन वेज के खिलाफ होते थे, और उसके बाद उन्होंने जो नॉन जैन थे उनको भी देना बंद कर दिया कि यहाँ पर लोग आएंगे तो नॉन जैन आएंगे तो ठीक नहीं होगा। वो अपने कंपाउंड में डेरासर भी बनाते थे जो उनका टेम्पल होता है जैन्स का। मुंबई में काफी पॉपुलर हुआ क्योंकि यहाँ पर जितने भी जैन्स थे उन्होंने इवन हिंदुओं को भी फ्लैट देने से मना कर दिया। हालात इस किस्म के हो गए यहाँ पर। जो चीजें हमें गुजरात में देखने को मिलती थी वो चीजें हमें बंबई में अक्सर देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे किस्से हमेशा निकलते रहे हैं कि जो मुस्लिम्स यहाँ पर फ्लैट लेना चाहते थे उनको फ्लैट नहीं दिए जाते, उनको रहने के लिए किराए पर नहीं दिए जाते, उनको दुकानें नहीं दी जाती, और ये बहुत सारे एरियाज में है। एक किस्म से परफेक्ट गेटवाइजेशन की ये जो प्रथा चल रही है अब भारत के बाकी शहरों के अंदर भी ये धीरे धीरे फैल रही है। इवन पूना के अंदर भी अब ऐसे केसेस आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश से भी कुछ ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। जो मणिपुर में हुआ, जहां पर पूरे के पूरे ईसाई समुदाय को अलग कर दिया गया और कहा कि उनका लैंड अलग है और हमारा हिंदुओं का मैती लैंड अलग है। पहली बार एक बड़े लेवल पे एक टेरिटोरियल सेग्रीगेशन हुआ है यहाँ पर। अब मिजोरम पूरा उसका एग्जाम्पल था, नागालैंड एग्जाम्पल था, लेकिन मणिपुर पहला बड़ा ऐसा एग्जाम्पल हो गया जो टेरिटोरियल सेग्रीगेशन हुआ है कि बीच में खाइयां खींची हुई है कि आप उस पार मैं इस पार। मुझे लगता है कि भारत के अंदर धीरे धीरे ये सामाजिक विभाजन की लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। जो पहले एक ट्रिकल से स्टार्ट हुआ था, आज ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान ईसाई सब अलग मोहल्लों में है, अब तो अलग ज्योग्राफिकल जोन्स में आ गए हैं, और ये अत्यंत चिंता की बात है। जो ऐजॉल के अंदर जो बड़ा एक सभा हुई है जिसमें लाखों लोग थे, जिसको मुख्यमंत्री भी जोरमथंगमा भी थे, वहां पर जो कहा गया वो भी मैं समझता हूं कि मैं उसका भी समर्थन नहीं कर सकता। हालांकि वहां पे ग्रेटर मिजोरम की बात की जा रही है जिसमें त्रिपुरा के हिस्से, मेघालय के हिस्से, खासतौर से असम के हिस्से, नागालैंड के हिस्से, मणिपुर के हिस्से के मिलाकर ये सब बात की जा रही है। जो भी कुछ हो रहा है ऐसा लगता है कि अब ये इरिवर्सिबल है। हो सकता है लोकतंत्र के अंदर ये ज्यादा देर नहीं चल सकता, लेकिन ये चलने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है।
ये जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल हो गया, अब इसको वापस नहीं लाया जा सकता। इवन जो मैंने भी इंटरव्यू लिए थे कुकी लोगों के जो मेरे चैनल पे आए हैं, उन्होंने भी कहा कि आप 100 कोशिश कर लो, हम 35 के साथ जाके नहीं रहेंगे, ये डिवीजन पक्का है। अब हम आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अलग स्टेट मांगते हैं, ये उनकी शुरुआत है। कई जगह अलगाववाद की आवाजें भी उठ रही हैं। सामाजिक विभाजन एक किस्म से पूर्ण हो रहा है, ईसाइयों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, और हो सकता है दक्षिणपंथी यही भारत में चाहते थे कि भारत बट जाए। इच्छा पूरी होती हुई नजर आ भी रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज मुद्दा बहुत संवेदनशील है। जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील शुक्ला जी, योगेश चुडगर जी, और गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश को कवर करने वाले मंजर आलम साहब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मंजर आलम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और इस समय आपके पास बिल्कुल इस समय नहीं था, नेट की बहुत प्रॉब्लम थी। आप इस समय असम के रिमोट एरियाज में हैं या फिर अरुणाचल के एरिया में जहां पे आप अक्सर कवर करते हैं। आप थोड़ी देर रुके हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने थोड़ा सा वक्त निकाला है। मंजर साहब, जो हालात नॉर्थ ईस्ट में पैदा हो रहे हैं, जो इसकी चर्चा मैंने मुंबई की और गुजरात की भी की, सेग्रीगेशन की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की समस्या बहुत गंभीर हो गई है इस समय। ये टेरिटोरियल जो सेग्रीगेशन है ईसाइयों का और हिंदुओं का, ये एक बहुत खतरनाक संकेत है। मैं इस पूरी पिक्चर को आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप वहां पर हैं, जीरो पॉइंट पे हैं, आपको मालूम है वहां पर क्या चल रहा है। प्लीज बताइए मंजर साहब। वोरा साहब, देखिए, एक तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट शुरू से ही जो है वो इंसर्जेंसी के चंगल में फंसा रहा, लेकिन 2001 के बाद धीरे धीरे हमने देखा कि इंसर्जेंसी का ग्राफ जो है वो डाउन होना शुरू हुआ। खासकर अगर हम मणिपुर की बात करते हैं, आज 2005 से लेकर 2010 तक जो है वो काफी हद तक ना के बराबर इंसर्जेंसी खत्म हो गया था लगभग। कुछ एक दो चार लोग थे जो किसी तरह से अपना दुकान चला रहे थे, लेकिन वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। और 2010 के बाद जो है, चाहे हालांकि कुकी और मैती के बीच एक खाई की एक लकीर हमेशा से रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हल्की हो गई थी। लोग एक दूसरे का साथ रह रहे थे और ये चीज जो है वो एक जो सैकड़ों सालों से चली आ रही है लकीर, वो 5-10 सालों में तो भरी नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहता तो जनरेशन टू जनरेशन अगर ये ऐसा चलता तो आने वाले 10, 20, 25, 50 सालों में ये खत्म हो जाता था बिल्कुल। लेकिन अभी जो एक नया विवाद शुरू हो गया है, ये शुरुआत जैसे मैं अभी आपको सुन रहा था कि ये वापस होने वाला नहीं है। अब इनकी जो डिमांड है वो डिमांड से किसी कीमत पर पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये मेरे ख्याल से ऐसा इनपुट, ऐसा बात नहीं है कि हमारे या आपके पास या पत्रकारों के पास ही इनपुट रहा हो। आम जनता को पास भी ये इनपुट है और सरकार के पास तो हम और आपसे ज्यादा इनपुट रहे होंगे। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने क्यों इस तरह का कदम उठाया, ये तो सरकार ही भली भांति जानती होगी। लेकिन अब जो खबरें हम लोगों तक पहुंच रही है मणिपुर से, वो ये है कि वो कहते हैं ना कि सर पर कफन बांध लिए हैं तो अब मौत से डर क्या। तो वही हालात हो गए हैं। अब दोनों तरफ के लोग सर पे कफन बांध कर उतरे हुए हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कहीं से कोई एजेंसीज, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कहीं कोई ऐसा संगठन सामने बढ़ चढ़ करके नहीं आया है जो कम से कम शांति की ओर आगे बढ़ रहा हो। छोटे मोटे लोग आ रहे हैं, छोटे मोटे एनजीओज आ रहे हैं, लेकिन वो उनकी भी अपनी एक सीमा है, वो सीमा से आगे काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो रोल यहाँ पर है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। आप सबों ने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, 1.5 से 2 मिनट का जो उन्होंने कहा था, उसमें एक बार भी उन्होंने मणिपुर की घटना का जिक्र नहीं किया था। 3 महीने से जो मणिपुर जल रहा उसका जिक्र नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ उस दिन जो वीडियो वायरल हुआ था उसके ही बारे में बात किया था और उससे मणिपुर के लोगों में और ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। और ये नाराजगी आगे कितनी बढ़ेगी ये अभी बोला नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि अब वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनकी जो मांग है वो मांग पे अपने कायम है और शांति वार्ता तब तक शुरू नहीं हो सकती है जब तक वहां से मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता है, तब तक हमें लगता नहीं है कि शांति वार्ता के लिए दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो तैयार होंगे। वोरा साहब। मंजर साहब,
मोरे जो कि उनका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, उससे से बहुत बुरी खबरें आ रही है वहां से। लगातार वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं वहां पर, कल से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस हैं, गन बैटल्स चल रही हैं वहां पर, जो आज सारे पेपरों में भी आया है और समाचार आ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक संकेत है कि एक साइड में सिविलियंस के हाथ में गन्स है और दूसरी साइड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं एंड गन फाइट्स आर गोइंग ऑन। इसके बारे में कुछ खबर हो तो बताइए सर। जी, उसमें उसके बारे में खबर है। मोरे के पास में जो अबैंडन्ड घर थे, जो घर छोड़कर लोग चले गए थे घटना मई के बाद से, तो उन घरों को जला दिया गया है। उसी बीच मणिपुर और नागालैंड के सीमा के पास से खबर आई थी कल, हम लोगों ने उसका वीडियोज़ भी देखे हैं कि वहाँ पर रात को 2 बसों को कुछ मिस्क्रेंट्स ने रोक लिया था, और जब पता चला कि बस में पैसेंजर्स नहीं है, ये बस जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए जा रही है, तो उन्होंने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को उतार के बस को जला दिया। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो कुछ तो निकल कर स्टेट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर ही रह जाते हैं, जो बहुत रिमोट एरियाज में वो हम लोगों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इससे एक और बहुत बड़ा सवाल बड़ा-सा पैदा हो रहा है कि 3 महीने से वहाँ इंटरनेट बंद है, तो क्या इंटरनेट बंद करने से सरकार को कितना फ़ायदा पहुँचा? सरकार कितने नेट इसीलिए बंद कर दिया जाता है ताकि अफ़वाह नहीं फैले, लोगों को एक-दूसरे की खबरें ना मिले। लेकिन उसके बाद भी आपने देख लिया कि 3 महीने में मणिपुर में जो कुछ हुआ, उसकी पल-पल की खबर लोग क्या पूरी दुनिया तक पहुँच रही है। तो कहीं न कहीं लोग रास्ता ढूँढ लेते हैं, जो वीडियोज़ उन्हें अपलोड करना है, वो कहीं न कहीं से जाकर अपलोड कर देते हैं। सरकार उसे रोक नहीं सकती है। या तो सरकार जो है अपनी जो उसकी जो कमियां हैं उसे वो जरूर रोक पाती है, लेकिन जो जनता के बीच में जो चीजें हो रही है वो कहीं नहीं रोक पाती। तो आज ये भी सवाल पैदा हो गया कि कश्मीर में या दूसरे स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में या कहीं भी कुछ कम्युनल वायलेंस हो जाता है या किसी तरह के भी कोई वायलेंस होते हैं तो नेट पर तुरंत पाबंदी लगा दी जाती है। तो आज ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया कि नेट पर पाबंदी लगाना कितना बड़ा फायदेमंद है। वोरा सा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक मेजर न्यूज है आज बॉम्बे एडिशन के अंदर कि आरएसएस के कोई फंक्शनरी, उनका नाम नहीं दिया गया, बड़े फंक्शनरी है कोई, उनका कहना है कि इसको हिंदू क्रिश्चियन कन्फ्लिक्ट के रूप में ना देखा जाए, और जब उनसे वो चर्चेस के जलाए जाने पर बात की गई तो वो उसको टाल गए कि जैसे कि चर्चों को जलाया जाना कोई आम बात है और किसी भी धार्मिक स्थल को भारत में जलाया जा सकता है, और बोलते हैं कि ये हिंदू क्रिश्चियन क्लैशेस नहीं है, लेकिन उसका जो टेक्सचर निकल के आ रहा है वो तो वही लग रहा है सर, मंजर सर। जी, बिल्कुल टेक्सचर तो वही है। देखिए कुकीज़ जो है वो ईसाई समुदाय के हैं, और ये जो वैष्णवाइट है, मैतेई जो लोग हैं वो हिंदू के धर्म के मानने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो बात तो वही है, 2 समुदाय लड़ रहे हैं, एक ईसाई है, एक हिंदू है, तो हिंदू और ईसाई के बीच की ये झगड़ा चल रहा है। लेकिन उसके कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब जो कुछ 2 दिन पहले मिज़ोरम में हुआ, मैं आपको बता दूं कि मिज़ोरम में पहले जो एक ग्रुप ने कॉल किया था कि जो भी मैतेई समुदाय के लोग हैं, मिज़ोरम में रहते हैं, वो वापस चले जाएं, मिज़ोरम को छोड़ दें, ताकि वहाँ के जो युवा है उनके अंदर में काफ़ी नाराज़गी है, वो वायरल वीडियो को लेकर के। और 2 दिन के बाद में जो प्रोसेशन निकलने वाला है तो उस दिन कुछ हो ना जाए ऐसी घटना। तो इससे उन्होंने अपील किया था कि वो जो भी मैतेई समुदाय के लोग हैं वो मिज़ोरम छोड़ के चले आएँ। तो कुछ परिवार करीब 100 150 परिवार जो है वो असम आ गए थे छोड़ के। तो जैसे ही वो घटना घटी तो असम में बराक वैली में जो ऑल असम मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन है, उसने भी अपनी एक अपील जारी की उसी अल्फाज में। ये वार्निंग नहीं था, ये अपील जारी की थी, क्योंकि मणिपुर मिज़ोरम छोड़ करके लोग असम चले आए हैं मैतेई लोग। तो अब जो मिज़ोरम के लोग हैं जो बराक वैली में रह रहे हैं, वो भी अब ऐसा करें कि बराक वैली को छोड़ करके आप मिज़ोरम चले जाएं। तो फिर फौरन ये हुआ कि उन्होंने दूसरे ही दिन वो अपनी अपील जो थी वो वापस ली। लेकिन अब जिस तरह से रैली में मुख्यमंत्री, मिज़ोरम के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और उन्होंने जिस तरह की भाषण दी, वो अपने सारे अखबारों में आया, उससे भी नाराजगी है। मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री ने वार्निंग भी दिया, एक तरह से रिक्वेस्ट भी किया, जिस भाषा में भी आप उसे समझें कि भाई ये एक स्टेट का मामला है, इस स्टेट के मामले में दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री इंटरफेयर ना करें। तो अब आप देखिए कि ये 2 स्टेट में 2 पड़ोसी मुख्यमंत्रियों के बीच भी खाई पैदा हो गई है, तो जनता के बीच में तो खाई पैदा होना लाजमी है। अब अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि ये इसकी जो तपिश में नागालैंड भी चपेट में आ जाए, और फिर उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता है, मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट आने वाले दिनों में इसके चपेट में आ जाए। कोई आपके जाने से पहले एक आखिरी सवाल, कोई और इनपुट आपके पास है, आप कहना चाहेंगे, वहां पे बताना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में?
नहीं, इनपुट सिर्फ इतना ही है कि दोनों समुदाय के लोगों ने सर पर कफन बांध लिया है, वो मरने मारने के लिए तुले हुए हैं और जो भी उन्होंने जो रेखा जो अपना खींची है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि आज के तारीख में उसके नीचे ये लोग मानने वाले हैं। चाहे अब सरकार क्या सोच रही है, उनके पास में क्या इनपुट है, सरकार क्या चाहती है, तो सरकार की बात है। लेकिन अभी जिस तरह से आम जनता से बीच से निकलकर जो बातें आ रही हैं, वो यही है कि वो किसी भी कीमत पर उसके नीचे जो है वो समझौता करने वाले नहीं। वरा साहब, मंदा साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त निकाला और आप ट्रैवल